उत्तराखंड में बढ़ती ठंड के एक्शन में सीएम धामी आम लोगों को ठंड से बचाने के लिए जनता को निर्देश, अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था ठीक करने के आदेश। अब कैंची धाम जाना होगा आसान, 12 करोड़ 14,000 में बनेगा बाईपास, सीएम धामी ने किया ऐलान। दून ज्वेलरी शोरूम में डकैती का खुलासा, आरोपी प्रिंस बिहार से हुआ गिरफ्तार, 14 करोड़ की गहने लेकर फरार हुआ था डकैत। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगी पदाधिकारियों की ड्यूटी, बीजेपी ने बेहतर समन्वय के लिए लिया फैसला, मुख्यालय में बैठेंगे विभिन्न प्रदेश के पदाधिकारी। जोरों पर चल रहा जंगलों को जाड़ो अभियान, बिना परमिशन के पेड़ों को काटने का सिलसिला जारी, रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे पेड़। जोशीमठ क्षेत्र में ठंड का भारी प्रकोप, औली सड़क पर जमे पाले से हुई फिसलन, पर्यटकों के सफर में बनी बाधा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुक्ला। हल्द्वानी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लालकुआ क्षेत्र में ट्रेन की टक्कर से हाथी की मौत, लालकुआ बरेली ट्रेन रूट पर हुआ हादसा। लालकुआ से खबर, जहां पर लालकुआ क्षेत्र में ट्रेन की टक्कर से हाथी की मौत हो गई। हाथी का 1 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हल्द्वानी से खबर, लालकुआ बरेली ट्रेन रूट पर हुआ हादसा। लालकुआ क्षेत्र में ट्रेन की टक्कर से हाथी की हुई मौत। हाथी का 1 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी से खबर, लालकुआ क्षेत्र में ट्रेन की टक्कर से हाथी की मौत, लालकुआ बरेली ट्रेन रूट पर हुआ हादसा। हाथी का 1 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल। लालकुआ क्षेत्र में ट्रेन की टक्कर से हाथी की मौत। हल्द्वानी से खबर, लालकुआ बरेली ट्रेन रूट पर हुआ हादसा। खबर पौड़ी से है, जहां पर बीते 8-9 दिसंबर को देहरादून में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से वापस लौटे स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वार्षिक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पहाड़ी राज्यों को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी लॉन्च किया गया है। बताया गया है कि इसमें देश विदेश से 1000 से अधिक निवेशक है और प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश को आगे बढ़ाने के लिए विकासवादी सोच के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होना उत्तराखंड प्रदेश के लिए लाभकारी और विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस संबंध में इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व में नंबर 1 पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनकी कमी नहीं है।
और किसी को भी मौका दे सकते हैं जिसको हमारा जो संगठन है वो जिसको चाहता है कि ये काम कर सकता है, तो हर व्यक्ति को मौका देने का काम पार्टी ने किया है। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस समय राजस्थान में 10 दिन तक प्रवास करके आया हूं। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में डकैती डालने में शामिल मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को पुलिस ने बिहार के देवालरपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को वहां से दूर लाकर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। डकैती डाले शोरूम पहुंचे 5 बदमाशों में अब तक 3 हत्या जा चुके हैं, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। आपको बता दें 9 नवंबर को देहरादून में स्थित रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में डकैती पड़ी थी। आरोपी शोरूम से 14 करोड़ रुपए के गहने ले गए थे। इस मामले में फरार बदमाशों में प्रिंस कुमार पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी पानापुर दिलावरपुर वैशाली विहार शामिल था। प्रिंस समेत उसके बाकी साथियों की तलाश में पुलिस टीमें बिहार में डेरा डाले हुए हैं। उत्तराखंड भाजपा ने कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समन्वय के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौरियाल, विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार, प्रदेश मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनपदों से विभिन्न कार्यों में कार्यक्रमों के सिलसिले में राजधानी पहुंचते हैं, लिहाजा उनसे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के निदान करने या संबंधित व्यक्ति तक उसे पहुंचाने के लिए पार्टी लगातार गंभीर प्रयास करती है। इसी क्रम को अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रदेश पदाधिकारियों को मुख्यालय में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता देहरादून मुख्यालय में आते हैं और उनके कई कार्य होते हैं, संगठनात्मक कार्य भी होते हैं और सरकार से संदर्भित कार्य भी होते हैं। जहां जो जिस संदर्भित जिसका कार्य हो उन कार्यों को पूर्णता मिले, उनमें उनको सहायता मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने उन कार्यकर्ताओं के कार्यों के समाधान के लिए प्रदेश के पदाधिकारियों, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके मुख्यालय में ड्यूटी लगाई है। 2 प्रदेश पदाधिकारी एक दिन में प्रदेश कार्यालय में डे ऑफिसर के रूप में रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में ही भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पथरामपुर रेंज क्षेत्र में एक नहर का सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था और उस निर्माण कार्य की आड़ में जंगलों को उजाड़ो अभियान चल रहा है। वन विभाग के बिना परमिशन के पेड़ों का कटने का सिलसिला लगातार जारी है। रहस्यमय तरीके से पेड़ कटकर गायब हो जाते हैं और क्षेत्र अधिकारी ललित आर्य को इसकी कारोकान खबर नहीं लगती है, या फिर यूं कहें देखकर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और इस नजरअंदाजी को क्या कहेंगे ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पथरामपुर वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ों का कटाव हो गया और पेड़ काटकर चले भी गए हैं। और इस अवैध खेल की जानकारी मिलते ही तराई पश्चिमी क्षेत्र के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने पहले सिंचाई विभाग का कार्य को रुकवाया और टीम का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहाँ तुमड़िया डैम के पास जो है नहरों का जो रिपेयर का काम और उनका रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसमें कुछ पेड़ थे बता रहे हैं, तो उसका मामला संज्ञान में आया है मैंने तो उसमें वन क्षेत्र अधिकारी को और एसडीओ को दोनों को कहा है उसमें जांच करके आख्या देने के लिए। और जो जांच होते ही अगर उसमें कोई हमारा जो वन विभाग का अगर कोई कर्मचारी सम्मिलित पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। मेरे द्वारा इसको निर्देशित किया गया है कि जब तक ये जांच नहीं हो जाती तब तक काम को रुकवाया जाए और एक्सीएन को यहाँ मैंने मैसेज करवाया है, वो यहाँ आकर के मुझे बताएंगे कि क्या किस तरीके का कर रहे हैं लोग और किस तरह से काम चल रहा है इनका, वो
पहले यहाँ पे ब्रीफ करेंगे, उसके बाद में अगर हम लोग संतुष्ट होंगे उससे और तभी जाकर के आगे उनको काम करने की परमिशन देंगे। तो ये अभी तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा कि क्या हुआ है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। एसडीओ को जांच दी गई है, वो जांच करके बताएंगे। खबर गुरदासपुर से, जहां सर्दी की संभावित शीतलहर को देखते हुए मौसम विभाग और पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस मौके पर बोलते हुए पशुपालन विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविशंकर झा ने बताया कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग किसानों से अपील करता है कि अपने दुधारू पशुओं का ख्याल रखें, उनको ठंड से बचाएं, गर्म अलाव की व्यवस्था करें और टेम्परेचर को मेंटेन करते रहे और सटीक पौष्टिक आहार इत्यादि दुधारू पशुओं को अवश्य दें, जिससे उनके दूध उत्पादन में कमी न आए। टेम्परेचर देखेगा। जी बिल्कुल, ठंड एवं शीतलहर के प्रकोप से पशुओं को बचाने की ज़रूरत है। इस संबंध में जिला आपदा प्राधिकरण जो कि माननीय जिलाधिकारी के अध्यक्षता में उसकी मीटिंग में भी इसमें अपील जारी की गई है और पशुपालन विभाग अपने सभी पशुपालकों से बार बार लगातार ये अपील जारी करता है कि अभी ठंड का प्रकोप शुरू हो चुका है और आने वाले समय में मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक शीतलहर और ठंड का अत्यधिक प्रकोप होगा। उसमें अपने पशुओं को बचा के रखें, उन्हें खुले में न छोड़ें, क्योंकि इससे पशुओं में शीत आघात, कोल्ड शॉक, न्यूमोनिया, ठंड लगने आदि की समस्या हो सकती है। कोटद्वार के रिहायशी इलाकों में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर जंगल से सटे इलाकों में हाथी का ज्यादा आतंक देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जंगल से सटे जीवानंदपुर में देर रात हाथियों से कई बीघा गेहूं की फसल को रौंद दिया, जिससे किसानों के चेहरे पर बारिश छा गई है। साथ ही हाथियों ने लोगों के गेट व दीवार को तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे क्षेत्र के लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार व वन विभाग को हाथियों को जंगल में रोकने के लिए कोई योजना लानी चाहिए, जिससे हाथी खाने की तलाश में आबादी की ओर रुख न करें। शाम ढलते ही हाथी आबादी की ओर पहुंच जा रहे हैं, जिससे कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। बहुत नुकसान कर रखा है। रात भर इतनी रोज की काम है ये। कभी हम इतना परेशान हो गए जंगली जानवरों से, तो अब क्या करना है। रात भर इतना नुकसान कर दिया, ये शाम को ही सारा गेट तोड़ दिया, सारा ये दीवार तोड़ दी, सारी क्यारी बाड़े सब नुकसान, खेती पाती कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पर। यानी कि इतना परेशान हो गए इन जानवरों से, तो क्या करें। हाथी लगभग कितने दिनों से लगातार आ रही है? यानी कितनी बार लोग भगा रहे हैं, तो इधर से तोड़ ताड़ के इधर से तोड़ रहे, बाढ़ करते करते परेशान हो गए। जंगली जानवर जो आ रहे हैं, इस पर रोकथाम हो। आप देख रहे हैं ये नुकसान, देखिए, आप दिखाइए अपने वीडियो के माध्यम से दिखाइए। ये सामने घर है और दिन दहाड़े हाथी आ जा रहा है। शाम को 7 साढ़े 7 बजे हाथी पहुंच जा रहा है। तो ये तो यहाँ तो रहना बड़ा दूभर हो जाएगा। अगर यही कंडीशंस रही, यही हिसाब किताब रहा, तो यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे 7-8 बजे तक तो बच्चे अपने आंगनों में खेलते हैं, बैठते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बाहर टहलने जाते हैं। और आए दिन, एक दिन ये थोड़ी कि ये कल की ही ये घटना है या कल रात की घटना है, ये आए दिन की घटना है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल धामी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता बिल यानी कि यूसीसी पारित कर सकती है। इसके लिए धामी सरकार आगामी जनवरी के अंत तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूसीसी के ड्राफ्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। अब इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपे जाने की औपचारिकता भरी बाकी है। ऐसे में धामी सरकार 2024 को देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का बड़ा दांव खेल सकती है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद धामी सरकार इस संबंध में फैसला ले सकती है। वहीं जनवरी के तीसरे सप्ताह में समिति का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार 22 जनवरी के बाद सत्र आहूत कर सकती। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूसीसी के मुद्दे पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा जनता से किया गया था, जिसको पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड की धामी सरकार नए साल के पहले महीने में ही राज्य में यूसीसी को लागू कर सकती है। इसके लिए धामी सरकार आगामी जनवरी के अंत तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय लिए जाना अभी बाकी है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूसीसी के ड्राफ्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। अब इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपे जाने की औपचारिकता भर ही बाकी है। ऐसे में धामी सरकार 2024 को देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर बड़ा दावा खेल सकती है। वहीं आम जनता की यूसीसी पर क्या कुछ राय है, पहले उसे सुनते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य पृथकीकरण से लेकर आज तक जो प्रमुख मांगे उत्तराखंड की रही हैं वो भू अध्यादेश, चकबंदी, भू कानून, परिसंपत्ति इस प्रकार की रही हैं। तो मुझे ये लगता है व्यक्तिगत कि यूसीसी से अधिक ये उचित होता कि राज्य सरकार इन विषयों पर ध्यान देती। हमारी जो परिसंपत्ति के मामले लंबित हैं, जो हमारा भू कानून, भू अध्यादेश लंबित है, इन विषयों पर अधिक ध्यान देते तो ये शायद उचित होता यूसीसी लागू जो अभी कह रहे थे जल्दी लागू हो जाएगा, तो क्या लगता है कि ये होना भी चाहिए या उससे पहले और भी कानून होना चाहिए? देखो, यूसीसी से अधिक महत्वपूर्ण तो उत्तराखंड में अधिक और कानून हैं जिनमें इनर लाइन परमिट और अदर चीज़ों की बात थी। अब यूसीसी मुझे ये लगता है व्यक्तिगत कि ये एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी एजेंडा है, लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, तो इसलिए राज्य सरकार आम जनमानस को भटकाने के लिए इस प्रकार के शासनादेश और कानून लाने की तैयारी है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ ये ज़रूरी है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। समान नागरिकता संहिता बिल्कुल सब पर लागू होनी चाहिए। वही समाज है, समाज में आपने धर्म जातियों पे जो बांट रखा है वो ठीक नहीं है। सबके लिए एक कानून, एक बराबर कानून रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हम ये मेरा ये मानना है कि कोई आदमी ना छोटा है ना बड़ा है, यहाँ से पक्षपात की सारी दृष्टि हट जाएगी। आपको बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड के सामने नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। बताया जा रहा है कि अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद धामी सरकार इस संबंध में फैसला ले सकती है। वहीं जनवरी के तीसरे सप्ताह में समिति का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार 22 जनवरी के बाद सत्र आहत कर सकती है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर रियासत गरमा गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूसीसी के मुद्दे पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि घोषणा पत्र में यूसीसी लागू कराने का वादा जनता से किया गया था, जिसे पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। यूसीसी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। पिछले काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है और जो कमेटी है वो हमको सौंप देगी, लेकिन इतना समय हो गया वो कमेटी ने कोई ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को नहीं भेजा और विपक्ष की कोई राय नहीं ली गई। हम इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो यूसीसी का ड्राफ्ट हमारे पास भेजे, हम भी उसका अध्ययन करें, कुछ हमारे से भी वो राय ली जाए, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये जब चुनाव आ रहा तो यूसीसी भी इनको याद आ जाता है। इसको लेकर हमारी सभी जनपदों में सभी तमाम बैठकें हो चुकी हैं। हमारी जो उच्चतम न्यायालय से रिटायर्ड जस्टिस हैं श्रीमती रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में हमारी 5 सदस्यीय कमेटी बनी है। उनका पूरा ड्राफ्टिंग जो है इस विषय को लेकर रेडी है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को वो रिपोर्ट जो है सौंपी जाएगी। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार इसमें विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर यूसीसी पर सियासी बवाल छिड़ गया है। सरकार से लेकर संगठन तक इसे जल्द से जल्द लागू कराने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष ने यूसीसी पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। साथ ही यूसीसी में सरकार क्या कुछ करने जा रही है, इस पर अभी बरकरार है सवाल। ये है कि क्या सरकार जानबूझकर यूसीसी को लागू करने में लेट कर रही है? क्या 2024 में धामी सरकार
यूसीसी का इंतजार खत्म कर देगी या एक बार फिर नई तारीख का इंतजार कराएगी? उत्तराखंड रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।